हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हो? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो बेटा, हेलो, कैसे हैं आप सब? हेलो प्रीति, हेलो मोहम्मद नसरुद्दीन, हेलो सोनी, हेलो गुलफाम, हेलो आयन, हेलो हेलो मिस दीप्ति, हेलो तरुण, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? सब एकदम बढ़िया। हेलो नितिन, हेलो खुशी, विवेक, हेलो अमित, नागेंद्र गोस्वामी, हेलो निखिल, हेलो गजानंद, हेलो नेहा, हेलो धर्मेंद्र, हेलो इमरान, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी, लक्षणा जी, हेलो शान, हेलो संगीता, उर्वशी, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बताओ टेस्ट कैसा रहा तुम्हारा? और हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे टेस्ट में कुछ फोटोज वगैरह भेजे कि मतलब उनके कुछ आंसर कुछ और होना चाहिए था, कुछ और है, उसको ठीक करवा दिया है। ठीक है, हाँ जी। हाँ राघवेंद्र ठाकुर बेटा, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसके एक बार आंसर्स देखो, पता लग जाएगा कि यार वो पढ़ाए हुआ है ये या अलग से। ठीक है, सारा होमवर्क मैं डालता हूँ, जो मैंने पढ़ाया हुआ है वही डाल रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हाँ जी, क्लियर है? ओके, और कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं किसके किसके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं? 505, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में कम नंबर आए बेटा, यार केमिस्ट्री में नंबर कम आए तो जो क्वेश्चंस नहीं बने उनको दोबारा से लगाओ। ठीक है, 524 नंबर बन रहे हैं, 564 अभिष्नीत, वेरी गुड। हाँ जी, 490, ठीक है, 480, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 566, बहुत बढ़िया। 531, 215 बेटा खराब है। 386 बेटा कम है। 288 कम है। 611, बहुत बढ़िया पांडे जी। सिंसियर बॉय बेटा 228 नंबर, 88 बहुत कम है। 330 कम है बेटा। 444 आलोक चौधरी, थोड़ा नंबर बढ़ाओ। 490, 509, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 603, बहुत बढ़िया अनुष्का। चिकारा, वेरी गुड। हाँ जी, 720, क्या बात कर रहा है। हाँ ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। जिनके देखो ध्यान से, जिन बच्चों के मार्क्स 450 प्लस है, जिन बच्चों के मार्क्स 450 प्लस है, ओके, तो ठीक ठीक नंबर, ठीक ठीक, कुछ ज्यादा खास नहीं। ठीक है, जिनके 500 प्लस स्कोर है, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे नंबर है, कोशिश करें अगली बार और अच्छे हैं। किसी के 550 है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे परफॉर्मेंस दिखाते रहो। किसी के 600 प्लस है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, ओके, हाँ जी। और किसी के 650 प्लस है तो बेटा बहुत बढ़िया, आपने मचाया है, एक्सीलेंट, ऐसे ही मचाते रहो और अपने सपने को पूरा करते रहो। और जिनके इनसे कम है तो बेटा कुछ नहीं मिल पाएगा उसमें। ठीक है, ओके, हाँ जी। सारी चीजों को क्लियर करो, सारी चीजों को क्लियर करो बढ़िया से, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आज हम विलियन वाले तत्वों के गुणधर्म वाले चैप्टर का 6ठा लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, उन पर बात करते हैं। हाँ जी, उस पर बात करें उससे पहले यार, आपके कल 200 क्वेश्चंस आए टेस्ट में। उन 200 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपने राइट किए होंगे, इसका मतलब है ये तो आपको 100% आते थे, ये टॉपिक तो आपका 100% क्लियर था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपने स्किप किए होंगे। रॉन्ग नहीं आता था फिर भी जबरदस्ती उसको छेड़ा, स्किप मतलब वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं। ये ऐसा टॉपिक है जो नहीं आता है, जो आपको नहीं आता है। इस टॉपिक को कैसे आपको मैनेज करना है, कहीं ना कहीं यही चीज हमें समझनी है। जो हमें आता है उसमें तो हम माहिर है ना यार। आज अगर कोई मुझसे पूछे
मुझे नया कुछ सीखना है, मैं क्यों नहीं कुछ चीजें सीख पा रहा हूं, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं वही चीजें बार बार पढ़ रहा हूं जो मुझे पहले से आती थी, मैं नया कुछ एफर्ट मार ही नहीं रहा हूं, या मैं उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा हूं जहां पे मुझे मेहनत और करनी चाहिए। तो वही वाली चीज है, ये चीज मेरे को आती है। अब यार अगर मुझे बाइक चलाना आता है ठीक है, लेकिन अगर मुझे कार चलाना नहीं आता तो क्या मैं कार चलाना सीख जाऊंगा? नहीं, जब तक मैं उसको कोशिश नहीं करूंगा नहीं सीख सकता। तो वही बात है कि जो टॉपिक आपको नहीं आते उन पर आप एनालिसिस करो ना, क्यों नहीं आता, एनालिसिस करो। सब आपके नोट्स में से आया है, सब आपके टेस्ट में से आया है, फिर भी गलत हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यार हम कहीं ना कहीं उन चीजों को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने जो क्वेश्चन गलत किया है उसकी वीडियो दोबारा देखो, उसको दोबारा से एफर्ट मारो और उसको सोल्व करो, उसको सोल्व करो, खुद से सोल्व करके देखो कि यार मेरे कहां कहां गलती आ रही थी। मुझे ये तो आता है लेकिन मैं ये नहीं सीखूंगा तो फिर तब तक मजा नहीं आएगा ना भाई। जो आपके राइट हुए इसका मतलब है आप तो उसमें माहिर हो। आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इनकी वजह से, क्योंकि आपके कुछ गलत हो गए, कुछ स्किप हो गए। इन पे एनालिसिस करो, इनका वीडियो देखो, अच्छे से क्लियर करो। सर अभी बैकलॉग है, यार बैकलॉग अभी भी है, मतलब सच में अभी बैकलॉग है। जुलाई खत्म होने में आ गया, ये बैच अपना स्टार्ट हुआ था 22 मई को, मई जून जुलाई 3 महीने खत्म हो गए, अभी भी बैकलॉग चल रहा है। हाँ जी, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी। और कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि एक ताप पर प्रभावित वाला, उसका मैंने आंसर चेंज करवाया है, और एक दो क्वेश्चन और थे जिनका मैंने आंसर चेंज करवाया, उसको ठीक करवाया है। ओके, तो आपको एनालिसिस करना चाहिए कि यार मेरे ये तो ठीक है, इनको मैं एक बार वापस से बैठ के लगाऊंगा। तो आप बेटा कम से कम पेपर तुमने दे लिया है तो उसके बाद 2 घंटे कम से कम ऐसे निकालो जिसमें इसको काम खत्म कर सको, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा अब मेरा पेपर पूरा सही हो गया, मेरे को ये नहीं आता था मैंने कर लिया, काम खत्म। सर एक भी स्किप नहीं किया गया, क्वेश्चन गलत के बोनस क्यों नहीं मिला? गलत क्वेश्चन के बेटा कौन सा गलत क्वेश्चन का कौन सा बोनस विनीत? ओके, तो ये चीजें हमने देखी। हाँ जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आए भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए, मैंने खुद ने डाले हैं क्वेश्चन यार। एटॉमिक क्वेश्चन के मैंने खुद ने डाले थे क्वेश्चन यार, टेस्ट में रिजल्ट सही नहीं देते। अरे भाई मैंने खुद ने बोला ना यार, एक बच्चा अभी तक उस बात के लिए परेशान हो रहा है कि सर आपने 3 को थर्ड ए लिख दिया। अगर बाई चांस मान ले मैंने 3 को थर्ड ए लिख दिया तो मैंने तेरे को एक बार पहले भी बोला है कि थर्ड को थर्ड ए थर्ड बी कर ले और यहां पर 13 को थर्ड ए कर ले। तेरे को 3-4 बार बोल चुका हूं, समझ में नहीं आता है? ठीक है, बार बार एक ही एक रट लगाया हुआ है। ओके, हाँ जी, क्लियर? ओके जी बेटा, कुछ क्वेश्चन समझ में इसलिए नहीं आते ना, टाइम चलता रहता है वहां पे, टाइम चलता रहता है, टाइम की लिमिटेशन की वाली वजह से। हाँ जी, क्लियर? कैसा समझा दो लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में? यार क्या कर रहे हो तुम्हें? ठीक है 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 ठीक है। मोहम्मद दहिया, एम दहिया, एम दहिया। ओके, बैच में बेटा बहुत सारे बच्चे, मंजीत बहुत सारे। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगला टेस्ट आएगा तुम्हारा 21 दिन बाद। अब अगला टेस्ट आएगा तुम्हारे 21 दिन बाद। तो 21 दिन बाद जब टेस्ट आएगा तो उस टेस्ट के लिए आपको तैयार रहना है, अभी से मेहनत करनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए, और उसमें उतना ही आएगा जितना पिछले टेस्ट में नहीं आया उसके बाद का टॉपिक है। मतलब आपके परमाणु संरचना हो चुका है, अब वो नहीं आएगा, सिर्फ पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर या आगे केमिकल बॉन्डिंग जो चलेगा वो आएगा बस। हाँ जी, केमिस्ट्री में। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को चर्चा में लेकर आते हैं। प्लीज ये वाला काम जरूर कर लेना, जो आपके राइट है बहुत बढ़िया है, लेकिन जो गलत हुए क्यों गलत हुए उनके आंसर चेक करो, दोबारा सोल्व करो उनको, और जो स्किप किए उनको दोबारा सोल्व करो, क्यों नहीं हुए उस कारण का पता लगाओ, हो जाते हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 200 क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे ऐसे भाई आप स्टूडेंट हो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन गलत निकलेंगे,
ठीक है, लेकिन उसको दोबारा बैठ करके सोल्व कर लो तो ताकि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम परमाणु त्रिज्या और आयनन ऊर्जा इस पर अध्ययन करेंगे। परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, और आयनन ऊर्जा आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको समझेंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर में मैंने परमाणु त्रिज्या के बारे में आपको पूरा बखान दे दिया था कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, अगली चीज, परमाणु त्रिज्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आवर्त सारणी में इसका किस तरीके से विचलन होता है वो देख लिया था। ऊपर से नहीं चलने पे बढ़ती है, बाएं से दाएं चलने पे घटती है, अक्रिय गैसों का आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ओके, फिर हमने अपवाद देखे थे। एस ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं है, ऊपर से नहीं जाने पे आकार बढ़ता है, बाएं से दाएं चलेंगे आकार घटेगा। फिर मैंने आपको एक पूरा का पूरा पक्का ऑर्डर भी लिखवा दिया था कि भैया लिथियम, फिर बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ओके, फिर यहां पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम सबसे छोटा, उससे बड़ा सोडियम, लिथियम और मैग्नीशियम लगभग अप्रोक्स में साइज में सेम होते हैं। फिर इससे बड़ा सोडियम से बड़ा कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम से भी बड़ा होता है बेटा पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। ये मैंने आपको बता दिया था। ओके, थोड़ा सा रिवाइज करके आओगे क्लास में तो बढ़िया लगेगा आपको। ठीक है, ओके, तो ये चीजें हमने देख ली। फिर पी ब्लॉक में भी मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक में भी अपवाद थे। पी ब्लॉक के अंदर वर्ग संख्या 13 में, 13वें वर्ग में अपवाद क्या थे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो होता क्या है कि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाते हैं तो गैलियम का आकार छोटा होता है एल्यूमिनियम से। ऐसा क्यों? क्योंकि गैलियम से जस्ट पहले उपस्थित होते हैं डी ब्लॉक के तत्व और उनके लिए परिरक्षण प्रभाव का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है, डी उपकोष में जाता है और उनके लिए परिरक्षण प्रभाव का मान कम होता है। परिरक्षण कम हो गया तो आकार घट गया, उसका प्रभाव गैलियम पे भी देखने को मिला। ठीक है, तो यही कारण है कि गैलियम और एल्यूमिनियम में गैलियम का साइज छोटा होता है। तो यहां तक की इतनी बातें हमने देख ली थी। आगे आज के लेक्चर में हम डी ब्लॉक में कौन कौन से अपवाद है उनको समझेंगे और बस उनको समझेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे आयनन ऊर्जा पर आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? अब आगे हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, वो मैं आपको बता नहीं पाया था लेकिन आपके स्लाइड में आए होंगे, नहीं आए तो मैं यहां पे खुद करवा रहा हूं आपको। हाँ, पहला क्वेश्चन ये रहा, ऊपर का। K प्लस एवं F माइनस की आयनिक त्रिज्या लगभग समान है, मतलब K प्लस और F माइनस की आयनिक त्रिज्या बोल रहा है लगभग समान है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। तब K और F की परमाणु त्रिज्याएं क्या होगी? तो जरा देखो ध्यान से, K और F माइनस, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। पोटेशियम देखो, फ्लोरीन आवर्त सारणी में स्थिति ध्यान होनी चाहिए। फ्लोरीन एक हेलोजन है जो कि दूसरे आवर्त में आता है, ये सेकंड आवर्त में आता है, जबकि सेकंड में आता है ना, जबकि इसके नीचे आता है फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, फिर आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। ये आता है बेटा चौथे आवर्त में, फोर्थ आवर्त में। ये दूसरे आवर्त में आता है, ये चौथे आवर्त में आता है। तो इसमें कोश कम है, इसमें कोश ज्यादा है, तो कोश ज्यादा है तो आकार बड़ा होगा। अर्थात भले K प्लस और F माइनस की आयनिक त्रिज्याएं समान है, लेकिन अगर मैं सिर्फ K और पोटेशियम की K और F के कंपैरिजन में करूंगा तो बेटा यहां पे मैं बोलूंगा कि एटॉमिक साइज पोटेशियम का बड़ा है। क्यों है? क्योंकि पोटेशियम चौथे आवर्त में आता है, वो दूसरे आवर्त में आता है। इसमें कोश ज्यादा है, उसमें कोश कम है, वो छोटा है, ये बड़ा है। तो पोटेशियम की त्रिज्या बड़ी रहेगी, इसकी छोटी रहेगी। 1.34 1.34 नहीं होगी। पोटेशियम छोटा, ये बड़ा नहीं हो सकता। देखो ना,
पोटेशियम बड़ा फ्लोरीन छोटा हो सकता है, पोटेशियम बड़ा और यह 1.34 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। F माइनस की आयनिक त्रिज्या भी 1.34 और उदासीन की भी वही। ऐसा थोड़ी ना होता है, उदासीन तो छोटा होता है अपने ऋणायन से, तो अगर ऋणायन की त्रिज्या वो 1.34 दे रहा है तो उदासीन परमाणु की तो उससे छोटी रहेगी ना, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। पहली बात तो पोटेशियम का साइज बड़ा होगा आयरन फ्लोरीन से, ये पक्का हो गया। दूसरी बात कि फ्लोरीन का ऋणायन की साइज दे रखी उसने 1.34, तो उदासीन की तो उससे कमी होगी ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, ओके, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब अगला प्रश्न, हाँ जी, हाँ, अब अगला प्रश्न जी। एक तत्व X के लिए छात्रा मानसी ने क्या किया? एक तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या बताई इसने 102 नैनोमीटर। अच्छा, रोहित ने बोला कि नहीं 203 है, जबकि अंकुर ने बोला नहीं 100 नैनोमीटर है। ओके, उन त्रिज्या ज्ञात की, उनके अध्यापक ने बताया कि त्रिज्या का मापन सही है, अर्थात तीनों ने सही त्रिज्या का मापन किया है। भाई मानसी ने भी जो त्रिज्या बताई वो भी सही है, अंकुर ने बताई वो भी सही है, और रोहित ने बताई वो भी सही है। तो उन छात्राओं ने क्रमशः निम्न त्रिज्याओं का मापन किया क्या? बताओ। सबसे छोटी त्रिज्या 100 नैनोमीटर, फिर रोहित ने 203 बताई, जबकि मानसी ने बताई 102 नैनोमीटर। तो और तत्व एक ही, एक तत्व की 3 अलग अलग त्रिज्याएं? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि त्रिज्याएं 4 तरह की होती है। 3 आयनिक आयन के लिए, जबकि धात्विक क्रिस्टल के लिए, जबकि और सहसंयोजक अणु के लिए, और वांडरवाल गैसों के लिए। मतलब एक परमाणु के लिए अलग अलग त्रिज्या यहां पर बता सकते हैं। तो क्या पता सबसे बड़ी त्रिज्या रोहित ने वांडरवाल त्रिज्या मापी सबसे बड़ी, फिर वांडरवाल छोटी होती है ये धातु क्रिस्टल, और सहसंयोजक सबसे छोटी। हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कि भाई सबसे बड़ी त्रिज्या वांडरवाल होती है, उससे छोटी धात्विक वाली होती है, और सबसे छोटी सहसंयोजक आयनिक अलग ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मान 203 के बाद 102, फिर सबसे छोटा 100। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब अगला, परिरक्षण प्रभाव किसमें प्रेक्षित नहीं होता? किसमें परिरक्षण देखने को नहीं मिलता? किसमें परिरक्षण देखने को नहीं मिलता? परिरक्षण क्या होता है कि नाभिक के बाहर कोई कोश है जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला परिरक्षण बल है। 2 क्यों नहीं बेटा? सहसंयोजक क्रिस्टल वांडरवाल। बेटा देख क्रम इसी में लिखा होना चाहिए। 201 मानसी के लिए, फिर 203 रोहित के लिए, 102 मानसी के लिए, 203 रोहित के लिए और अंकुर के लिए। उसी क्रमशः पूछ रहा है वो, क्रमशः उस ऑर्डर में बताना है। ऐसे मन से नहीं बोलना है, क्रमशः कि भाई मानसी की सबसे पहले, मानसी ने कौन सी त्रिज्या मापी? क्रिस्टल वाली, फिर 203 सबसे बड़ी ये वांडरवाल, और ये ऐसे देखना है। इसमें देखो किसमें परिरक्षण प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है, उसका आंसर है 4th, क्योंकि परिरक्षण होने के लिए भी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। देखो He+, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। He+ पॉसिबल है क्या बेटा? बनाया जा सकता है। Li2+, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। H में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्रतिकर्षण कौन करेगा? उसका परिरक्षण करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए ना। उसको किससे लड़ाई झगड़े होंगे? हाँ या ना? फर्स्ट का D क्यों नहीं होगा? अरे लल्ला लेट आता है क्या पढ़ने? F- और F की त्रिज्या समान कैसे हो जाएगी? बोल रहा है ना F की त्रिज्या 1.30 है, तो F की भी वही होगी क्या? F और F- में बड़ा कौन है? F-, तो F- की त्रिज्या वो 1.34 बोल रहा है, कुछ मान लिया उसने, तो क्या वही त्रिज्या F की होगी क्या? कैसी बातें कर रहा है भाई? नहीं होगी।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़े। अब जैसे कि देखो ध्यान से कुछ और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा रसगुल्लो, ये दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, हाँ इन पे बोर का नियम लग सकता है बेटा। दिए गए स्पीशीज के समूहों में से प्रत्येक समूह में सबसे कम परमाणु त्रिज्या रखने वाली स्पीशीज को अंकित करो। मतलब यहां पे एक युग्म ये दे रखा है, एक युग्म ये दे रखा है, एक युग्म ये दे रखा है, एक युग्म ये दे रखा है। हमें क्या बोलना है, सबसे कम परमाणु त्रिज्या रखने वाले के जोड़े ढूंढो। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, पहले वाले में बताओ सबसे छोटा कौन है। पहले वाले में देखो ये O-2, ये F-, ये Na+। क्या पहले वाले में बेटा Na+ छोटा होगा, धनायन का आकार छोटा होता है Na+, तो पहले वाले में तो O-2 ये नहीं हो सकता, Na+ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब दूसरे वाले में कॉपर, निकल, जिंक, सपोज करो ये हमने पढ़ाई नहीं, तो अभी हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इधर आ जाओ। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, छोटा कौन है इनमें से, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन तीनों में छोटा कौन, बेरिलियम, अभी पढ़ा था बेरिलियम, तो यहां पर बेरिलियम और यहां पर भी बेरिलियम। ओके, हाँ जी। अब यहां पे जरा देखो, हीलियम छोटा के लिथियम प्लस के H-। अब इसमें देखो, देखो जरा हीलियम, अरे यार मोटा पेन क्यों चल रहा है। हीलियम, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये माइनस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। सब में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है सब 2 इलेक्ट्रॉन वाले, लेकिन लिथियम धनावेशित है। तो लिथियम धनावेशित है तो धनावेशित का आकार छोटा होगा, फिर उदासीन वाले का, और ऋणावेशित का आकार सबसे बड़ा होगा। हाँ या ना, तो Li+ सबसे स्मॉल हो गया, Li+ स्मॉल हो गया सबसे लास्ट वाले में, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। सोडियम तो थर्ड आवर्त में होना चाहिए ना, वो बड़ा बेटा, वो सोडियम नहीं है, सोडियम धनायन है। समझ में आया यशवंत देवांगन, सोडियम धनायन है, वो सोडियम नहीं है, सिर्फ सोडियम धनायन है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणियां। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। निकल कैसे आया, अरे भाई तेरे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब 4 में से तेरी 3 चीजें यहां पे मैच कर रही है, तो चौथी के पीछे क्यों पढ़ना, अभी वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगला, हाँ जी, धनायन एवं ऋणायन के आकार का अनुपात न्यूनतम किस में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, धनायन एवं ऋणायन के आकार का न्यूनतम अनुपात। अब छोटे से छोटा मान कब आएगा, देखो क्या, अच्छा क्या पूछ रहा है, ऋणायन, अच्छा ऋणायन का पूछ रहा है क्या, ऊपर ऋणायन हो नीचे धनायन हो, इसका मान क्या बोल रहा है, ये मिनिमम आए। मिनिमम कब आएगा, कोई भी अनुपात छोटा कब आता है, जब अंश छोटे से छोटा हो और धनावेश बड़ा से बड़ा हो। अंश बड़ा हो, हर छोटे से छोटा हो। अब ऋणायन ऊपर रखना है। ऋणायन कौन कौन है, एक तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। तो जरा देखो ध्यान से, ऋणायन में अगर मैं देखूं तो F- और I- दोनों में बड़ा कौन, I-। तो हमें F- देखना पड़ेगा, छोटे से छोटा। समझ में आ गया, F- देखना पड़ेगा। F- मतलब ऊपर वाला तो ये छोटा होना चाहिए, ऋणायन छोटा हो और धनायन कैसा हो, बड़ा हो। हाँ जी, अब धनायन में देखो, धनायन कौन कौन है अपने पास, लिथियम है, सोडियम है, सीजियम है। लिथियम है, सोडियम है और सीजियम है। तो सीजियम का साइज तो सबसे बड़ा होता है, अरे सीजियम का साइज, अरे यार बहुत कंजूसी हो गई ना। लिथियम
फिर यहां पर सोडियम, फिर यहां पर सीजियम। क्या सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है? तो नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा, तो मान आ जाएगा। बोलो ठीक है यार। अगर हम, बोलो ना यार, देखो धनायन हमें दे रखा है, सर हम खुद से क्यों नहीं कर पाते, आप करते हो तो हो जाता है। बेटा हम वो दिमाग नहीं लगाते ना, बात इसलिए। अब आपको इसमें अनुपात पूछा था, तो अनुपात छोटा कब आएगा? जब ऊपर वाला मान छोटा हो, नीचे वाला बड़े से बड़ा हो। जब हर बड़ा रहेगा, अंश छोटा रहेगा, मान छोटा आएगा। तो यहां पर हमने देखा कि ऋणायन छोटा होना चाहिए, मतलब F माइनस वाला, और धनायन बड़े वाला, सीजियम वाला। तो उन दोनों से मिलकर यौगिक बना है CSF। CSF में धनायन बड़ा है, ऋणायन छोटा है, तो ऋणायन छोटे में बड़े का भाग लगाएंगे तो मान छोटे से छोटा आएगा। तो आंसर हो गया 4। अगला, हाँ जी ठीक है। अब आगे देखो। सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे छोटा, छोटे से बड़े की ओर जाना ना। मैग्नीशियम सबसे छोटा, रुबिडियम सबसे बड़ा। खट ये तो कर लोगे सब, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। निम्न में से किस युग्म के लिए तत्वों की त्रिज्या लगभग समान होती है? अभी तुक्का लगा दो, ऑप्शन नंबर 1। तुक्का लगा दो, ऑप्शन नंबर 1 मोलिब। अच्छा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 अभी पढ़ाऊंगा मैं, ये सब पढ़ाऊंगा बेटा। पहला वाला समझ में आ गया? सुन तो लो, पहले वाला समझ में आ गया? प्रेरणा जी वेरी गुड बेटा, पहले वाला समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके। दूसरा वाला समझ में आ गया? पहले वाले में क्या करना था? छोटे आकार का ढूंढना था। इन तीनों में सबसे छोटा होता है Na+, कल ही लिखवाया है शनिवार को क्या, शुक्रवार को। इनमें से कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे इसको। इनमें से बेरिलियम छोटा, अब ये भी बताया था। इनमें से देखो धनायन छोटा होता है, उदासीन से बड़ा ऋणायन। इनमें सब में समान इलेक्ट्रॉन है, सम इलेक्ट्रॉनिक है ये। ओके, तो ये हमने कर लिया। दूसरा वाले में क्या करना था कि आपको अनुपात देखना था। ऋणावेश जितना छोटा हो, I- और F- दो ऋणायन हमें दिख रहे हैं इन क्वेश्चन में। भाई आगे वाला धनायन होता है, पीछे वाला ऋणायन होता है। तो LiF, NaF, CSI, CSF। तो एक में फ्लोरीन है, एक में आयोडीन है। ऋणायन तो वही बनाते हैं। सोडियम तो धातु बनाती है, सोडियम, लिथियम, सीजियम तो धनायन बनाते हैं। ओके, तो वो हो गया। अगला, सर तुक्का क्यों लगाया? क्योंकि अभी अपन ने वो पढ़ा नहीं, इसलिए तुक्का लगाया। अभी हम उसको पढ़ेंगे तो फिर तुम कर भी लोगे। ओके, हाँ जी। अगला ये वाला, ये कर भी लोगे। निम्न में से किस युग्म में तत्वों की त्रिज्या लगभग समान होती है? ठीक है, 4th। अब अपन करते हैं, अरे यार बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की ओर चलेंगे ना भाई, सही तो है। ओके, अब आगे करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। तो भाइयों हमने क्या देखा? परमाणु आकार कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लगाए, उनको सोल्व किया। अब थोड़ा सा हमें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए ताकि डी ब्लॉक के तत्वों को भी आप समझ सको। एम आई राइट? क्या आपने जितना अभी तक मैंने बताया वो समझा? अगर बाई चांस अभी का कुछ समझ में नहीं आया लेकिन इससे पहले जो पढ़ा था वो सब समझा तो काम चल जाएगा। ये क्वेश्चन से थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करना, दिमाग लगा करके, यार जो सर ने बात बोली क्या वो सही है या गलत है, उस पर विचार करना, बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों हम पढ़ रहे थे अपवाद। अपवाद में हमने देखा एस ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं था जनरली, पी ब्लॉक में बस केवल वर्ग संख्या 13 में अपवाद था और कहीं पर अपवाद नहीं है, कहीं पर भी अपवाद नहीं है। हाँ जी, तो जैसे कि देखो ध्यान से कुछ उदाहरण लिख लिए जाए। आकार का क्रम बताओ, आकार का क्रम बताओ। हाँ जी, आकार का क्रम बताओ। जैसे कि पहला क्वेश्चन, शान कहे सीता जी सुनो प्रभु। इसमें
हमेशा क्रम बढ़ता ही आएगा, ऊपर से नहीं चल रहे, कोश बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो आकार बढ़ेगा, कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, हाँ जी। फिर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, कहीं कोई अपवाद नहीं आएगा, आकार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ओम शांति से टी पो, आकार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ऊपर से नहीं चल रहे, आकार बढ़ता चला जाएगा। तो कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं था। एक्सेप्शन कहां था? यहां पर, कि यार बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम में हम चलते हैं तो क्या होता है कि बोरोन से बड़ा होता है एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम से भी बड़ा होता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, गैलियम एल्यूमिनियम से भी छोटा होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, बोरोन से बड़ा गैलियम, गैलियम से भी बड़ा एल्यूमिनियम, फिर यहां पर इंडियम या थेलियम। कहीं कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कि दोनों का आकार लगभग लगभग समान होता है, ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये पी ब्लॉक में हमने आकार का क्रम देख लिया। अक्रिय गैसों का तो अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डन, हाँ जी। अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में आकार का क्रम। सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्त में। ठीक है, आवर्त में, और आवर्त में सिर्फ हमारे काम का है पहला ही आवर्त, डी ब्लॉक का पहला आवर्त, बोले तो चौथा आवर्त, 3D श्रेणी। हाँ जी, तो हमारे एक ही काम का है फोर्थ आवर्त या फिर 3D श्रेणी। अच्छा, इसमें क्या होता है जरा देखो ध्यान से बच्चों, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? साइंस टीचर विनीता कुमारी, ये होता है। फिर मन फे को नी क्यों जान जलाते हो, ये तत्व आते हैं। तो अब यहां पर देखो ध्यान से रसगुल्लो, आकार का कोई एक फिक्स सीक्वेंस नहीं होता, पहले आकार घटता है फिर समान रहता है फिर बढ़ जाता है। क्या बोल रहा हूं? पहले आकार घटता है फिर समान रहता है फिर बढ़ जाता है, ऐसा ग्राफ आता है, पहले घटता है फिर समान रहता है फिर बढ़ जाता है, ऐसा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम या मैंगनीज तक जाते हैं, जब हम स्कैंडियम से सपोज करो क्रोमियम तक गए, तो हुआ क्या? देखो इसके अंदर डी में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां डी में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां डी में 3 इलेक्ट्रॉन, यहां 4 की जगह 5 हो जाते हैं, याद है आपको, है ना? यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे डी में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां डी में 7 इलेक्ट्रॉन, यहां 8 इलेक्ट्रॉन, यहां डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और यहां पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। हाँ जी, बाह्यतम कोश के अंदर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बता रहा हूं। तो जब स्कैंडियम से हम क्रोमियम तक जाते हैं तो डी में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होता है। ये डी कक्षक है, ये तुम्हारा डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं ना। तो पहले 1 भरा, फिर 2 भरा, फिर 3 भरा, फिर 4 भरा, फिर 5 भरा, हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में आया, तो प्रतिकर्षण किसी चीज का हुआ ही नहीं। तो बाएं से दाएं चले तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे थे, बाहर कोशों में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, अर्थात जेड इफेक्ट बढ़ रहा था। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार, नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो आकार घटेगा, आकार घटेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में कौन सबसे बड़ा? स्कैंडियम सबसे बड़ा, क्रोमियम सबसे छोटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही अपन मैंगनीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल तक जाते हैं, तो अब जैसे ही हम आयरन पे गए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, छठा, फिर 7वां, फिर 8वां। तो अब यार
जेड इफेक्ट बढ़ता तो है भाई, बाएं से दाएं जा रहे, जेड इफेक्ट बढ़ तो रहा है, लेकिन अब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए, 2 आ गए, तो प्रतिकर्षण बढ़ने लग जाएगा। तो नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ा, लेकिन साथ के साथ प्रतिकर्षण भी बढ़ा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे हम मैंगनीज से निकल की ओर जाते हैं तो भैया जेड इफेक्ट तो बढ़ रहा है, मतलब आकार घटना चाहिए, लेकिन प्रतिकर्षण भी उसी समान दर से बढ़ रहा है, मतलब जेड इफेक्ट लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है। कौन प्रभावी, कौन उसको निरस्त कर देता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। तो इसलिए जब हम यहां से यहां तक जाते हैं, इनका जेड इफेक्ट क्या आता है, लगभग समान। जेड इफेक्ट समान है और एक ही आवर्त है, तो कोश भी बदल नहीं रहे, तो आकार भी लगभग समान रहेगा। इनका आकार क्या रहेगा, लगभग समान, लगभग समान रहेगा। लेकिन जैसे ही हम कॉपर से जिंक की ओर गए, तो अब क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन, अब हर एक कोश में प्रतिकर्षण हो गया, हर एक कक्षक में प्रतिकर्षण हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब प्रतिकर्षण डोमिनेट कर जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जेड इफेक्ट उल्टा घट जाएगा, तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखें। फिर क्रोमियम से बड़ा हो जाएगा जिंक। ठीक है, मतलब पहले आकार घटा, फिर लगभग समान रहा, फिर बढ़ा। तो हमने देखा था ना कि निकल कॉपर जिंक में आकार में ये बड़ा, ये छोटा, फिर ये सबसे छोटा, ऐसा ही लिखा था ना अपन ने, निकल कॉपर जिंक। भैया यहां तक तो आकार समान रहता है, लेकिन इधर जाने पर वापस से आकार बढ़ जाता है, जेड इफेक्ट घट जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, तो आकार बढ़ जाएगा। निकल से बड़ा कॉपर, कॉपर से बड़ा जिंक, समझ में आया। तो सबसे छोटा आया था निकल, तो ये हुआ। तो सुंदर सुंदर ये बना लो बस, और कुछ नहीं करना। बस हमें देखना था 3D श्रेणी में, वो देख लिया, बाकियों के अंदर देखने की जरूरत नहीं है। अब चलेंगे हम वर्ग में। वर्ग में मतलब ग्रुप्स में। देखो भाइयों, तीसरे ग्रुप के बाद मारधाड़ स्टार्ट होती है, उससे पहले कुछ नहीं होती। वर्ग संख्या 3, वर्ग 3 या थर्ड बी। देख ले भाई, एक बार बार मेरे को पूछ रहा है कि थर्ड बी गलत लिख दिया आपने, थर्ड ए वगैरह ऐसे कुछ आना चाहिए था। वर्ग संख्या 3 मतलब थर्ड बी, ठीक है, ओके। अब इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, सुजुकी, यामाहा, सुजुकी, यामाहा, लाओ, एसी। अब ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो कोश बढ़ रहे हैं, कोश बढ़ रहे हैं तो आकार बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा एक्टिनियम, सबसे छोटा स्कैंडियम, कोई दिक्कत नहीं है, आकार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वर्ग संख्या 4 से लेकर के 12 तक थोड़ी मारधाड़ होती है। क्यों होती, उसके पीछे कारण क्या, देखो ध्यान से। वर्ग संख्या 4 से लेकर के 12 में जो आकार होता है ना, वो 3D श्रेणी का तो छोटा होता है, लेकिन 4D श्रेणी और 5D श्रेणी का आकार लगभग लगभग समान प्राप्त होता है। हाँ जी, क्या मैंने बोला कि यार वर्ग संख्या 3 स्कैंडियम वाले वर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, जर्कोनियम, निकल, कॉपर, जिंक तक जरा आगे बढ़ते हैं तो फिर यार 3D श्रेणी का तो आकार छोटा, लेकिन 4D और 5D का आकार लगभग लगभग बराबर हो जाता है। कहने का बात यह है कि यार स्कैंडियम, यट्रियम वाले जब इस ग्रुप में आते हैं ना, ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है, लेकिन
टाइटेनियम जर्कोनियम हाफनियम में आऊंगा तो क्या होगा, टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, लेकिन हाफनियम और जर्कोनियम सेम आ जाएगा। वेनेडियम से बड़ा नोबेलियम, ये दोनों सेम आ जाएंगे। मोलिब्डेनम और टंगस्टन समान आ जाएंगे। फिर टेक्नीशियम रेनियम लगभग समान आ जाएंगे। 3D श्रेणी का आकार तो छोटा होता है, लेकिन 4D और 5D का आकार लगभग लगभग सेम आ जाता है। सर क्यों आ जाता है, अभी बताऊंगा। ये हो गया कारण। कारण लेंथेनाइड संकुचन। कारण है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन की वजह से लेंथेनाइडों में क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है, जिसका परिरक्षण प्रभाव कम होता है और आकार में कमी आती है। आकार तो एफ तत्वों का घटता है, लेकिन उसका प्रभाव डी उसके बाद आने वाले तत्वों पे पड़ता है। जैसे ही एफ ब्लॉक के तत्व खत्म होते हैं लेंथेनाइड श्रेणी के, फिर हाफनियम आता है, फिर आगे वाले तत्व आते हैं, उनमें भी वो इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए उनका भी आकार घट जाता है। और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार घट करके 4D श्रेणी के तत्वों के बराबर हो जाता है। ये तुम डी ब्लॉक वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके उदाहरण देखो। तो ये तो क्लियर हो गया, स्कैंडियम से एक्टिनियम की ओर जाओगे आकार बढ़ता रहेगा, लेकिन वहां पर आकार समान आ जाएगा। जैसे कि देखो क्वेश्चन, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, टाइटेनियम 3D श्रेणी में आता है, ये 4D श्रेणी में, ये 5D श्रेणी में। तो आकार टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम का, लेकिन इन दोनों का सेम। क्रोमियम 3D श्रेणी में आता है, मोलिब्डेनम, टंगस्टन 5D श्रेणी में आता है, तो लगभग सेम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि तुक्का लगा दो। निम्न में से किस युग्म के लिए तत्वों का आकार लगभग लगभग समान होता है? क्या जर्कोनियम और हाफनियम लगभग सेम? हाँ जी। क्या मोलिब्डेनम, टंगस्टन लगभग सेम? हाँ जी। क्या कोबाल्ट और निकल सेम? फेकोनी का आकार लगभग समान आता है, तो सेम, तो सभी। ठीक है, तो अब तुम कर पाओगे। देखो इनका आकार लगभग समान और इनका भी आकार लगभग समान। कारण क्या है? इसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। कारण क्या है? लेंथेनाइड संकुचन। कारण लेंथेनाइड संकुचन। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपने ये चीज समझ ली तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, एकदम बहुत शानदार प्रदर्शन किया है तुमने। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। क्लियर हो गया बच्चों? डन डनाडन डन। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा उनमें दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर करेंगे। हाँ जी, तो आकार का क्रम बताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसके सामने हम क्रम लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन लगाओ। हाँ जी, वेरी गुड बेटा सकीना। मैं बोल ही नहीं रहा हूं, आवाज कहां से आएगी बेटा?
लेंथ एंड ऐड संकुचन समझा दीजिए एक बार। नहीं समझाऊंगा बेटा, लेक्चर में देखा करो ना जब पहले पढ़ाता हूं तो, क्यों नहीं आते हो? हाँ जी, जरा देखो ध्यान से पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो बताओ, फटाफट से इसका आंसर बताओ, फटाफट से इसका आंसर बताओ, फटाफट से इसका आंसर बताओ कि H प्लस H, और कल समझ नहीं आया, कल तो पढ़ाया नहीं था। पहले वाले में सबसे छोटा होगा H प्लस, फिर H, फिर H माइनस। जिसने ये किया है बहुत बढ़िया। अगला वाला, इसमें बताओ, सब समिलेक्ट्रॉनिक है बेटा, सब समिलेक्ट्रॉनिक है। तो मैंने अभी बताया था कि धनावेशित का आकार छोटा, ये उदासीन, और ये फिर ऋणावेशित। हाँ जी, इस पर क्या बात रखते हो? इसमें तीसरे वाले में बताओ, थर्ड वाला बताओ। सर कैसे करना है समझ नहीं आ रहा बेटा। छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर, कोई भी क्रम बताओ ना, क्या दिक्कत है? आकार का क्रम पूछा है, सोचो सोचो, क्या यही क्रम होगा? F माइनस लिखना मत अभी, H माइनस या O, ये ऐसा वाला, क्या यही क्रम होगा? क्या यही क्रम होगा या फिर ऐसा होगा? या फिर ऐसा होगा? तीनों में से एक ऑप्शन चूज करो, तीनों में से एक ऑप्शन चूज करो, तीनों में से एक ऑप्शन चूज करो। 1, 2, 3 में से कोई एक ऑप्शन चूज करो। दो, देखो इसलिए मैंने करवाया। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन छोटा, ऑक्सीजन बड़ा, सम इलेक्ट्रॉनिक है, इस पे ज्यादा ऋणावेश है, ये बड़ा। लेकिन ऐसा क्यों कि H माइनस सबसे बड़ा? क्योंकि H माइनस कब बनता है? जब छोटा सा हाइड्रोजन, छोटा सा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो बनता है H माइनस। तो एक छोटा सा नाभिक, नाभिक के बाहर एक कोश जिसमें पहले एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया बेटा, तो प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, देखो ये छोटा सा है, एक छोटा सा कमरा है, उस छोटे से कमरे में आपने एक इलेक्ट्रॉन और बिठा दिया तो अब प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस वजह से साइज बढ़ जाएगा। और साइज बढ़ जाएगा तो इतना बड़ा साइज कि H माइनस का साइज ना क्लोराइड आयन से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो यार यहां पे जरा देखो ध्यान से, आपको ये समझना होगा। हाँ, तो हाइड्रोजन एक नोबल गैस है, हीलियम विलियम कहीं पे भी नहीं लगेगी H माइनस के। H माइनस का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा इनमें। ठीक है, कारण, इसका कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, और इसी वजह से फ्लोराइड आयन क्लोराइड आयन, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। हाँ, यहां पे भी यही होगा, यहां पे नहीं होगा बेटा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे तो उससे भी छोटा है इसलिए वहां ज्यादा होता है। फ्लोराइड से बड़ा होता है क्लोराइड, और क्लोराइड से भी बड़ा होता है H माइनस। ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड, ये आ जाएगा। कारण सेम, कारक नहीं कारण। ठीक है, यहां पे जरा देखो, अब इसमें देखो, अरे यार, अब इसमें देखो, क्या सल्फर -2, क्या आर्गन, क्या क्लोरीन, क्या पोटेशियम, सब एक ही आवर्त में आते हैं,
सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, सब में 18 इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉनिक। H होता तो छोटा होता, क्या होता? H होता तो छोटा होता, हाँ H होता, सिर्फ और सिर्फ H होता तो छोटा होता। बेटा ये मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे पहचानना है नागेंद्र। अब जरा देखो ध्यान से, इसके पास ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, जरा देखो ध्यान से समझना कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जैसे कि लीना की रब से फरियाद, फिर यहां पर बेटा मांगे कार स्कूटर। अब ध्यान से समझो, ये तो है सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक, सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक में ऋणावेशित, ये उदासीन, ये धनावेशित। ठंडे दिमाग से सोचो, ओके। और स्ट्रोंशियम पर है +2 चार्ज। हाँ जी, ध्यान से ठंडे दिमाग से सोच के जवाब देना और क्रम बताना। यार सम इलेक्ट्रॉनिकों में हमने क्या बोला, जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता है उसका आकार बड़ा होता है, होता है। तो मतलब इनमें से अगर मैं देखूं तो यार पोटेशियम तो धनावेश है, समान आवर्त वाला, ठीक है। क्लोरीन तीसरे आवर्त में आती, पता है, लेकिन सम इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से हम सबको एक साथ मान करके सोचेंगे, यार ये उदासीन है, ये ऋणावेशित, ये ऋणावेशित, ये धनावेशित, और ये बीच में, तो सबसे छोटा होगा K+। समझ में आया? ये इनके सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है भैया, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रोंशियम नीचे आता है, रुबिडियम इसमें 38, इसमें 36 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ध्यान से समझना, ओके। पोटेशियम सबसे छोटा, पोटेशियम से बड़ा होगा आर्गन, फिर इससे बड़ा Cl ऋणायन, फिर इससे बड़ा S-2। समझ लिया? क्यों? क्योंकि ये तीसरे चौथे आवर्त में, लेकिन स्ट्रोंशियम प्लस टू समझ में आया? चलो अभी स्ट्रोंशियम हटा लेते हैं, अगले क्वेश्चन में करेंगे स्ट्रोंशियम को। ये वाला इतना क्लियर हो गया? एक बार इतना समझ लो, क्योंकि स्ट्रोंशियम में भी बाद में दिक्कत आएगी, तो इसलिए अभी पहले इतना कर लो। हाँ जी, क्या इतना क्लियर हो गया? सर आर्गन सबसे बड़ा होना चाहिए। बेटा आर्गन बड़ा तब होता जब सब उदासीन होते हैं, लेकिन उदासीन कोई नहीं है, आवेश में ये हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। लक्षणा बेटा गलत है आपका, ठीक है, ओके, ठीक है। इतना देख लो, समझ में आया? इतना समझ में आया भाई? देखो मैंने अभी उसको हटा दिया, लफड़ा खत्म कर दिया उसका, ठीक है, उसका लफड़ा खत्म कर दिया। अभी जो यहाँ पे उसको देखो ना यार, सब में सम इलेक्ट्रॉनिक है, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो भाई साहब जो जिसपे जितना ज्यादा ऋणावेश होगा उसका आकार बड़ा होता है। ये क्लियर कर लिया क्या? अब जरा देखो ध्यान से, उसको अगले क्वेश्चन में डाल देंगे। हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन, फिर 7वें नंबर पर ये क्वेश्चन, पोटेशियम, आर्गन और स्ट्रोंशियम +2, बस इन तीनों को लेना, ठीक है। वो 2 एक्स्ट्रा में डल गए थे। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से बेटा, वो सम इलेक्ट्रॉनिक होता है तो ये लगता है आरती वर्मा। अब देखो ध्यान से, इसमें बताओ लेंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम। अरे सुन लो ना, उसको हटा दिया, वो क्वेश्चन ही हटा दिया, स्किप करा दिया, ठीक है। इन तीनों में, इन चारों में देखो कौन सबसे बड़ा? लेंथेनम, फिर सीरियम, फिर गैडोलिनियम, फिर ल्यूटीशियम। क्या ये सारे ए ब्लॉक के हैं? ए ब्लॉक के, तो ए ब्लॉक में जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो आकार घटता है, और ये तो सबसे पहले है, फिर इसके बाद में ये ब्लॉक आते हैं, तो ये सबसे बड़ा, फिर ये सबसे छोटा। कोई दिक्कत ही नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब जरा देखो ध्यान से, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आराम से सोच के देखो तो आपको पता चलेगा। ये दोनों 18 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, हाँ या ना? 18 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, हाँ है। तो इन दोनों में कौन बड़ा? पोटेशियम से बड़ा आर्गन, हाँ या ना? ठीक
ठीक है, ठीक है। भले इसका आवर्त ये थर्ड आवर्त में आता है, इसका आवर्त थर्ड है, इसका आवर्त फोर्थ है, ये फोर्थ आवर्त में आता है, परंतु ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, परंतु ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है, और सम इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से आर्गन बड़ा होगा पोटेशियम से। ये नहीं है, ये आता है आपके फिफ्थ आवर्त में, यहां कोश ज्यादा हो गए ना भाई। देखो ध्यान से, पोटेशियम चौथे आवर्त में आता है मानते हैं, लेकिन वो तो आर्गन से भी छोटा है, क्योंकि ये पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम धनायन है, धनायन बनने पे आकार घट जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये पोटेशियम नहीं है, ये पोटेशियम धनायन है। जैसे H ना होकर के H माइनस था, ये पोटेशियम धनायन है। पोटेशियम धनायन तो आर्गन से भी छोटा, और आर्गन हमारे तीसरे आवर्त में आ रही है, पांचवें आवर्त में, अर्थात आर्गन के बाहर अगर 3 कोश है तो इसके बाहर तो 5 कोश हैं। तो अब क्लियर कर लो चीजों को, अब क्लियर कर लो चीजों को, हाँ या ना? ठीक है, मतलब स्ट्रोंशियम धनायन चाहे +2 वाला है, लेकिन यहां तो 5 आवर्त हैं, इसमें कोश अधिक होंगे, अर्थात 5 आवर्त कोश अधिक होंगे, अधिक कोश। इस वजह से फाइनल आकार का जो क्रम आएगा ना बेटा, फाइनल आकार का क्रम आएगा K प्लस छोटा, उससे बड़ा आर्गन, और आर्गन से ही बड़ा यहां पर स्ट्रोंशियम +2। ये लो, ठीक है, वो मैंने 2 एक्स्ट्रा में डाल दिए थे। SR सबसे बड़ा होगा ना, हाँ बेटा कर दिया ना बेटा, ठीक है, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने निपटा लिए, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, डन डना डन 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 डना डन डन, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्लियर हो गया। अब बचे हुए टाइम पर अब हेडिंग डाल लो, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन एंथैल्पी, या आयनन एंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है, सब एक ही बात है। आयनन ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आईई, आईई, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी। तो आईपी बोलो या आईई बोलो, बात एक ही है। हाँ जी, ठीक है, आयनन ऊर्जा कहो या आयनन एंथैल्पी बोलो या आयनन विभव बोलो, बात एक ही है। आयनन आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, बात एक ही है। क्या होती है परिभाषा? देखो, किसी भी विलगित मतलब अलग थलग, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे ढीले बंधे हुए, सबसे ढीला कौन सा बंधा होता है? बाह्यतम कोश का, नाभिक से सबसे दूर होता है, इसलिए किसी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा ही कहलाती है आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो लिख लो। परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, इतना ध्यान होना चाहिए तुम्हें। पूरी परिभाषा क्या होती है? किसी विलगित गैसीय परमाणु से के सबसे ढीले
बंधे, सबसे ढीले बंधे एटम, सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। इस चैप्टर को डेली के डेली रिवाइज करना। अब जो आने वाली चीजें ना बेटा बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल चीजें याद कब रहेगी? जब हम उसको घर पे जाके पढ़ेंगे। तो प्लीज डेली के डेली जाकर के घर पे पढ़ लेना, ठीक है? घर पे ही हो वैसे तो आप मतलब रिवाइज भी कर लेना। आयनन ऊर्जा कहते हैं, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है? तो मान लो ये कोई मेरे पास ए गैसीय परमाणु है। ठोस अवस्था में परमाणु त्यागे नहीं जाते, उसको पहले गैस अवस्था में कन्वर्ट किया जाता, तो गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में ये एक परमाणु है। इस परमाणु से मेरे को क्या निकालना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कितने भी निकालो, एक एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी गई है, इसको क्या देनी पड़ेगी मेरे को? ऊर्जा। क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो यह एनर्जी, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो सके? गैसीय धनायन में कन्वर्ट हो सके। तो यहां पर ई क्या है बेटा? यह ई ही है अपनी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा किसी भी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। लिखो फटाफट। इसको आयनन विभव भी बोलते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें निकालना है, ऊर्जा देनी है, ठीक है? अब आगे क्रमागत आयनन ऊर्जा। क्रमागत आयनन ऊर्जाएं ये क्या होती है? क्रमागत आयनन ऊर्जाएं मतलब बार बार इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जैसे कि देखो ध्यान से, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को बोलते हैं अपन प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरा निकालने के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा, तीसरे को निकालने के लिए तृतीय आयनन ऊर्जा, ऐसे। तो क्रमागत में जैसे कि मान लो एक गैसीय परमाणु है, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये A+ में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर जो ऊर्जा लगेगी, ठीक है, उसको IE1 प्रथम आयनन ऊर्जा। फिर मेरी इच्छा हुई, क्यों ना यार इस प्लस वाले से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया जाए ताकि ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या लगेगा? IE2 द्वितीय आयनन ऊर्जा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा। मेरी इच्छा हुई, क्यों ना यार अभी +2 में और इलेक्ट्रॉन होंगे तो निकाल के देख लेते हैं। फिर ये चला गया थर्ड अवस्था में +3 में। तो इसके लिए IE3 समझ में आया? तो IE1 क्या है? प्रथम आयनन ऊर्जा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। IE2 क्या है? सेकेंड आयनन ऊर्जा। और IE3 क्या है बेटा? थर्ड आयनन ऊर्जा। ये है, समझ में आया? IE1 IE2 IE3 डन डन हो जाना चाहिए। अच्छा, अब जरा देखो ध्यान से, आकार। किसका आकार? देखो, एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला A से, अगली बार मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं A+ से, फिर अगली बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं A+2 से। तो परमाणु तो एक ही है, बस ये उदासीन वाला है, ये उसी का धनायन है, ये उसका +2 वाला धनायन है। तो धनायन बढ़ने पर आकार घटता जाता है, मतलब बड़ा आकार यहां पर है। तो IE का मान किसका ज्यादा होगा?
यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला IE1, उसका मान बड़ा होगा, या IE2 यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला और यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला। देखो जितना छोटा आकार होगा वहां से ये चीजों को, जिनके बीच में दूरियां कम होगी, वहां के बंदों को तोड़ने में ज्यादा दिक्कत आएगी ना। अब जिनका आकार बहुत बड़ा है, ठीक है ना, पता चल रहा है कि वहां क्या हो, किसी को पता ही नहीं, लेकिन जहां पे आकार छोटा है वहां पे तुरंत चीजें पता चल जाती है। अब IE1 की तुलना में IE2 का मान ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि पहले से आकार छोटा हो चुका है, तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो क्रमागत आयनन ऊर्जाएं लगातार बढ़ती जाती है। पहले अगर मान लो पहले 5 किलो जूल ऊर्जा देने में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अगली बार 8 किलो जूल देनी पड़ेगी, अगली बार 10 देनी पड़ेगी, अगली बार 12, 15 ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये क्रमागत आयनन ऊर्जाएं कहलाती है। समझ में आ गया क्या? बोलो ना रसगुल्लो। तो यह है क्रमागत आयनन ऊर्जाएं। ये कूल, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे ठीक है, क्रमागत आयनन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गई कि जैसे जैसे हम एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हैं उसका साइज छोटा होता जाता है, तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, वो हर एक स्टेप के बाद बढ़ती जाती है। आगे ये हो गया। अब इसके बाद देखो ध्यान से इसका मात्रक। तो आयनन ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा, ये तो ऊर्जा का मात्रक, इसका मात्रक है। ठीक है, जैसे कि जूल प्रति मोल या फिर जो भी कैलोरी पर मोल जो भी है, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, कैलोरी पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, जो भी है। ठीक है, जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी मात्रक है वो ऊर्जा के मात्रक एक्सेप्ट कर लेगा। अब अगली चीज, इसको कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, ठीक है, उन पर आते हैं। फैक्टर्स, थोड़ी इंग्लिश में लिख दो बेटा, थोड़ी। फैक्टर्स अफेक्टिंग IE, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, हिंदी में बोल दिया, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। क्या कारक है? पहला तो आकार है ना, आकार। कौन कौन से कारक है? तो पहला कारक है बेटा आकार, एटॉमिक साइज। आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा कम लगेगी, आकार घटेगा तो ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो यार आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा घटती जाती, तो संबंध कैसा हुआ? व्युत्क्रमानुपाती का, मतलब आयनन ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छे से समझ लेना सारी बातों को जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ओके। दूसरा जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट क्या होता है? आकर्षण। अब नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा है, उनके बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो मतलब जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी, मतलब जितना ज्यादा आकर्षण, तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा, अर्थात आयनन ऊर्जा जेड इफेक्ट के समानुपाती है। बोलो कूल, कूल। थर्ड, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण एक प्रकार का प्रतिकर्षण ही होता है, हाँ या ना? परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा लगेगा, आकार बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा कम लगेगी। बोलो बोलो, छोटी छोटी बातें, अच्छी अच्छी प्यार प्यार की बातें अच्छे से हो जाएगी। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा कम लगेगी, तो ये दोनों वापस से व्युत्क्रमानुपाती हो गए।
IE और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। खट्ट से हो गया। हाँ जी, अगला कक्षकों की भेदन क्षमता। कक्षकों की भेदन क्षमता। जैसे कि मान लो एक कोश है, जैसे कि चौथा, उसमें 4 उपकोश है SPDF। किसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती? सबसे नजदीक S होता है, तो जिनकी भेदन क्षमता ज्यादा हो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। समझ में आया? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। कक्षकों की भेदन क्षमता कि हम जानते हैं कि समान कोश के 4 अलग अलग उपकोश हो, जैसे कि SPDF, तो सबसे नजदीक S होता है, तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा, अर्थात S से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, अर्थात उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। यार S नजदीक है, P थोड़ा दूर है, तो S वाले से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा तकलीफ आएगी ना? बोलो ना, हाँ या ना? देखो ध्यान से, कक्षकों की भेदन क्षमता। कक्षकों की भेदन क्षमता जितनी ज्यादा होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ज्यादा मुश्किल होगा, हाँ या ना? और कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम अगर मैं आपको बताऊं तो S सबसे नजदीक होता है, फिर P, फिर D थोड़ा कम, और F का तो बहुत कम होता है ना। परिरक्षण प्रभाव इसी हिसाब से तो देखते थे अपन। बोलो, ये पूरे कॉन्सेप्ट में कोई रटवा नहीं रहा हूं, ये चीजें अगर आपने समझ ली तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, अब से आने वाली जो भी चीजें हैं उनको घर पर जाकर के रिवाइज जरूर कर लेना, अगली क्लास में सब उड़ जाएगा बिल्कुल, ठीक है? जैसे कि देखो उदाहरण, अगर मैं बात करूं बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2। अगर मैं बात करूं बोरोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है। कोश दोनों के अंदर दूसरा दूसरा है, लेकिन कक्षक इसमें S है, इसमें P है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन मुझे S से निकालना पड़ेगा, वहां P से निकालना पड़ेगा। तो IE का मान किसके लिए ज्यादा आएगा कि यार उपकोष कक्षक कोष तो समान है, दूसरा कोष, लेकिन इसमें S में इलेक्ट्रॉन, इसमें P में इलेक्ट्रॉन है। अगल बगल वाले दोनों, ऐसा नहीं कि बहुत दूर ज्यादा जमीन आसमान का अंतर हो, जस्ट अगल बगल वाले परमाणु हैं। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन S में, यहाँ P में है, तो यार S की भेदन क्षमता ज्यादा होती है, तो S की भेदन क्षमता ज्यादा, तो इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा, तो यार इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा ना यार। बोलो मत बोलो, ठीक है? कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, पर कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्लियर करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया क्या? जो रटेगा उसका कटेगा, यहां पे सब बात है। रटना मना है, रटना मना है यार। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, इसमें P में जा रहा है, कोष दूसरा है, यहां पे भी कोष दूसरा है, तो इसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है इसकी भेदन क्षमता से, तो क्रम भेदन क्षमता का S की ज्यादा, फिर P की, फिर D की, फिर F की। जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा उसके लिए आयनन ऊर्जा ज्यादा। उड़ा जा रहा है बेटा, क्योंकि अपन रट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा डोपर होते हुए। बेटा हरिओम पाटीदार क्या किया था? फिर मैंने कुछ अलग तो पढ़ाया ही नहीं है। अगर कोश अलग अलग हो तो फिर नहीं होगा, ठीक है? कोश समान कोश होने चाहिए, समान कोश के लिए। बीई की जगह एलआई होता बेटा, दोनों दूर दूर के हो गए ना, पास पास के होने चाहिए।
पास पास के होने चाहिए, पास पास के होने चाहिए। घर पे बैठ के आराम से रिवाइज करना, क्लियर हो जाएगा। घर पे बैठ के रिवाइज करना, आराम से हो जाएगा। अगला 5वां, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब बताओ तुम्हें कक्षा 11वीं की चीजें समझ में नहीं आ रही है? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखो ध्यान से। क्या हम यह जानते हैं पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व आंशिक पूरित कक्षकों की तुलना में ज्यादा होता है? हाँ या ना? हम ये जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, नहीं जानते तो जान जाओ, चूंकि हम जानते हैं कि पूर्ण पूरित कक्षक को, पूर्ण पूरित कक्ष को बोले तो S2, P6, D5, सॉरी D10, F14 एवं आंशिक पूरित सर कोर्स में एडमिशन ले लिया मैंने, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, पढ़ना भी तो पड़ेगा। आंशिक पूरित, अरे नहीं यार, पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित कक्षकों, एस की तो अपन बात नहीं करेंगे, P3, D5 और F7। पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व आंशिक पूरित कक्षकों से अधिक होता है, आंशिक पूरित कक्षकों से अधिक होता है। अतः इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी, आहा हा हा हा। हाँ या ना कि यार fulfilled and half filled orbitals are more stable than partial filled orbitals. Very good, बहुत ही बढ़िया। देखो उदाहरण देखो रसगुल्लो, यार अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगल बगल वाले के बीच में कंपैरिजन होएगा, अरे यार ये ले भाई, ये 3 लिख दिया यार, खुश। दिक्कत उसको इस बात से हुई, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p3। अब हमको यही लिखना नहीं आता तो मैं क्या करूं बालक, सिखाया था 1s2, 2s2, 2p4, आया ना? तो यार ये तो p3 है, ये p4 है, ये अर्धपूरित है, ये आंशिक पूरित है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ पर यह अर्धपूरित विन्यास है? क्या यह अर्धपूरित है? जब P में 3 या 6 भरे हों इलेक्ट्रॉन तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बाकियों की तुलना में। भले उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, ये अर्धपूरित है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा कि हम स्टेबल ज्यादा हैं तो आयनन ऊर्जा यहां से ज्यादा लगेगी ऑक्सीजन की तुलना में। आंशिक पूरित का मतलब है बाकी कुछ जो भी भरा हुआ है, आधा या पूरा ना भरा हुआ हो, बाकी सब आंशिक पूरित। समझ में आया क्या? नहीं आया? पहला उदाहरण, पहला क्या, फर्स्ट ए डाल देते हैं इसको। दूसरा देख लल्ला, मत मचा हल्ला। हाँ जी, फास्फोरस और सल्फर का देख ले, आयनन ऊर्जा का क्रम। फास्फोरस 15 नंबर पर आता है रसगुल्ले, तो नियोन
10, 3s और 3p, नियोन 10, 3s और 3p। पढ़ाया था, पढ़ते नहीं हम घर जाकर के। नियोन के बाद 15 नंबर पर आता है 10, 2 इसमें जाएंगे, 3 इसमें जाएंगे, 10, 2 12 और 3 15। ये 16 नंबर पे 10, 2 12, 4 16। इसमें पी कक्षक अर्धपुरित, यहां पर आंशिक पुरित, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा भारी पड़ेगा। रेडियस के तो बात ही नहीं कर रहे ना बेटा, रेडियस तो हमने पढ़ लिया ना अंजलि। आकार से यहां पे अभी कुछ लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लेना देना है। ओके बेटा, फॉस्फोरस अर्ध है, ठीक। ओके, ये अर्धपूरित विन्यास। ठीक है, सब कुछ समझ में नहीं आया यार, क्या करूं मैं। तेरे घर पे पढ़ाने आऊंगा, नंबर भेज दे, तेरे घर पे आऊंगा मैं, ठीक है। पे 7,000 रुपए अलग से लूंगा पढ़ाने के, ठीक है। हाँ जी, पढ़ ले यार, पढ़ ले, सब सिंपल है, सरल है। डेली के लेक्चर क्या तू डेली पढ़ता था? क्या घर जाकर के रिवीजन करता था? क्या तूने डेली के डेली 5 बार आवर्त सारणी लिखी कि नहीं लिखी? मैंने जैसा बोला था, लिखी तूने घर जाकर के 5 बार आवर्त सारणी? है आती तेरे को 5 बार आवर्त सारणी लिखना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखना सिखाया था, घर पे जाके प्रैक्टिस करी कि नहीं करी? करी या ऐसे छाप के उठ के आ जाता है सीधा? पढ़ेगा तो सिलेक्शन होएगा। या तू यहां पढ़ या तू किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में चला जा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा, बुरा मत मानना, ठीक है। जो पढ़ेंगे यार, पढ़ने वाला बच्चे को तो टीचर की जरूरत भी नहीं होती, बस एक बार ढंग से उसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, फिर उसके बाद वो सेल्फ स्टडी कर करके निकाल देता है। टीचर का योगदान 30% है, लेकिन मैं तो अगर मैं बात करूं तो यार ऑनलाइन में ठीक है चीजें। अब ऑनलाइन में 10 तरह के बच्चे होते हैं, 10 में से एक बच्चा ऐसा मिलेगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, 10th क्लास का भी कोर्स खरीद लेता है कि यार मेरे को तो नीट की तैयारी करनी है। या कुछ ऐसे बच्चे भी खरीद लेते हैं जिनको जुनून तो है डॉक्टर बनने का, लेकिन उनको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो पढ़ा करो, होएगा सिलेक्शन, पढ़ने से होगा, ठीक है। रील्स लगाने से, स्टोरी लगाने से उनसे सिलेक्शन नहीं होएगा, ठीक है। कमरे को बढ़िया सजा करके रखने से उनसे सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने से होगा। ओके, यही हकीकत है, यही सत्य है। हो गया बेटा? तो ये 5 कारक हैं, यही कारक हैं जो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से यहां पर इनका क्रम आएगा। हो गया? हो गया। अब जरा देखो, आईई का आवर्त सारणी में विचलन या आवर्ती विचलन। आईई का आवर्ती विचलन, कैसे आवर्त सारणी में इसमें वेरिएशन आता है। तो अब जरा देखो ध्यान से, अब बता देना तुम फटाफट से। लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, बाएं से दाएं चल रहे हैं, ओके। टॉप से बॉटम पर आ रहे हैं, T to B, ऊपर से नीचे चल रहे हैं। जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार घटता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है, आकार घटता है। जनरली तो आकार घटता ही है ना, तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। बोलो, ऊपर से नहीं चलता हूं, कोश बढ़ते हैं, कोश बढ़ेगा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगा। खत्म बात, घटेगा। दाएं से बाएं चलने पे आई बढ़ती है, ऊपर से नहीं चलने पे घटती है। हो गया? हो गया, समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से क्वेश्चन। आईई का क्रम बताएं। ठीक है बालक, पहला क्वेश्चन। हाँ जी, बताएं भाई पहला प्रश्न। सर सब कुछ मक्खन की तरह समझ में आ रहा है बेटा, पढ़ोगे तो आएगा ना।
हाँ जी, आई का क्रम बताएं। तो अब बताओ ये क्या है? लिथियम के नीचे सोडियम के नीचे पोटेशियम के नीचे रुबिडियम के नीचे सीजियम, ऊपर से नहीं चलने पर घटेगा, घटेगा। सर आगे जल्दी जल्दी भगाओ ना, सर भगाओ ना। कैसे भगाऊं, तुम्हें आता ही नहीं है। ऊपर से नहीं चल रहे, घटेगा। समझ में आया? कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है? पूर्णपुरित की बेटा, पूर्णपुरित की प्रीति। भाई विक्रम सर से खूब पढ़ा गया, क्या हो गया बेटा? पढ़ाना है, पढ़ना है। विक्रम सर को बोलूं क्या मैं क्लास लेने के लिए? ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, ले लेंगे वो क्लास, बोल दूं मैं उनको, ठीक है। घटेगा, ओके, डिक्रीजिंग। अगला, तो ये तो जनरल 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 वे में क्वेश्चन हो गए, ओके। अगला, सुजुकी यामाहा लाओ एसी, सुजुकी यामाहा लाओ एसी, सुजुकी यामाहा लाओ एसी। इसमें बताओ कि यार स्कैंडियम से जब हम एक्टिनियम की ओर चलते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, आयनन ऊर्जा घटती है, आयनन ऊर्जा घटती है, तो घटेगी। कोई अपवाद नहीं था, अभी वो लिखवा रहा हूं जिसमें कोई अपवाद नहीं आ रहा है, बस थोड़ा ठंडा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं लगाना, ठीक है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सब बिके। इसमें देखो कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, घटेगा। ये IE1। हम जब भी पूछते हैं ना बेटा IE का क्रम बताओ, तो हम कौन सी आई का बताते हैं? प्रथम आयनन ऊर्जा का, प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम बताते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम बताते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब जैसे कि देखो कुछ और क्वेश्चन, छठा, हाँ जी, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे। वर्ग वर्ग में बहुत खेल लिए, वर्ग वर्ग में बहुत खेल लिए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, अब आवर्त में खेलो, ठीक है, हाँ जी, आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, चलो थोड़ा टुकड़ों में करते हैं, टुकड़ों में करते हैं, ठीक है ना। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें बताओ। अरे अपवाद, ए ब्लॉक की बात नहीं करनी बेटा, टाइम हो गया, पता है मेरे को सानू, मेरे घड़ी, मेरे देख, मेरे हाथ में भी घड़ी है, यहाँ पे भी दिख रहा है घड़ी है, ठीक है, ठीक है, ये तो टाइमिंग है, ठीक है, घड़ी भी, इसमें भी घड़ी है, दिख जाता है मेरे को। हाँ जी, बताओ, इसमें बताओ। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्या ये एक ही आवर्त के हैं? हाँ यार, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तो एक ही आवर्त का है। अब बालकों, हमने ये पढ़ा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है, घटेगी तो सही, सॉरी बढ़ती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। देखो ध्यान से, अगर हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है एकदम फिक्स ऑर्डर में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा बाह्यतम कोश का 2s2 2p1, इसका बाह्यतम कोश का होता है 2s2 2p2, ध्यान से सुनना, इसका बाह्यतम कोश का होता है 2s2 2p3, इसका बाह्यतम कोश का होता है 2s2 2p4, इसका बाह्यतम कोश का होता है 2s2 2p5, और अगर मैं अक्रिय गैस भी लिख दूं नियोन, तो इसका कितना होता है बाह्यतम कोश का विन्यास
2s2 अष्टक पूरा। तो हमें यहां पे बस ये पता लग गया कि यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तो इसका ये अर्धपूरित है और ये पूर्णपूरित है। देख लो पी में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये पूर्णपूरित है। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमें आयनन ऊर्जा का क्रम बताना है। तो बाएं से दाएं चलेंगे, बढ़ेगा, हाँ या ना, बढ़ेगा। सबसे पहले देखो ये P1 ये P2 दोनों आंशिक पूरित है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ये P3 तो बढ़ता चला जाएगा। ध्यान से समझना रसगुल्लो, बोरोन का सबसे कम, ठीक है, बाएं से दाएं चलने पे बढ़ता है, बोरोन ज्यादा कार्बन का, कार्बन ज्यादा नाइट्रोजन का। लेकिन 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 नाइट्रोजन में अर्धपूरित विन्यास है, यहां पे आंशिक पूरित है, नाइट्रोजन से ज्यादा। नाइट्रोजन में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे ऑक्सीजन से भी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात ऑक्सीजन पहले नाइट्रोजन बाद में, हाँ या ना। फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, अक्रिय गैस का सबसे ज्यादा। समझ में आया क्या? फिर या तो मैं लल्लू लल्लू क्वेश्चन करा के छोड़ दूं, ठीक है, इस सीक्वेंस में बोलो, ओके। और अगर मैं इसमें पूरा कंप्लीट, अब देखो ध्यान से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन को भी इंक्लूड कर दूं, तो अब जरा देखो ध्यान से, लिथियम, लिथियम की अगर मैं बात करूं 2s1 बाह्यतम कोश में, यहां पर 2s2 बाह्यतम कोश में, यहां 2s2 2p1 बाह्यतम कोश में, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, बाएं से दाएं गए, ये S1 था, ये S2 हो गया। लेकिन यहां पे जरा देखो ध्यान से, बेरिलियम और बोरोन में किसका ज्यादा होता है? बेरिलियम, लिथियम से ज्यादा होगा बेरिलियम का। बाएं से दाएं चलेंगे, बढ़ेगा। इन तीनों में बताओ, नाइट्रोजन का F से भी ज्यादा होना चाहिए? नहीं बेटा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, अपने अगल बगल वाले से ज्यादा होता है, अपने अगल बगल वाले से ज्यादा होता है। हाँ रिमझिम, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का, और बेरिलियम का बोरोन से भी ज्यादा। काहे? S पूरा है, ये आंशिक ही है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिथियम से बड़ा बेरिलियम, और बेरिलियम बोरोन के भी आगे। आंशिक पूरित है ना, लेकिन बाएं से दाएं चलने पे बढ़ती है, इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि उससे ही आगे हो जाए, बस एक कदम आगे, अपने पड़ोसी से ज्यादा। अरे ब्लॉक के नहीं बताएं बेटा, नहीं बताऊं अंशुपाल, ठीक है, ठीक है, आ गया। तो अब जरा देख ध्यान से, एक 8वां पूरा तीनों को मिला के लिख दूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो जरा देखो ध्यान से, ये पूर्णपूरित विन्यास वाला मिलेगा जी, मिलेगा। ये अर्धपूरित मिलेगा, मिलेगा। ये भी अब ये क्या मिलेगा? ये भी पूर्णपूरित मिलेगा। S पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है, तो अपने जस्ट अगल बगल वाले से ज्यादा रहेगा। बाएं से दाएं चलने पे बढ़ता है, बाएं से दाएं चलने पे बढ़ता है। तो आयनन ऊर्जा क्रम क्या होगा? लिथियम की सबसे कम, ये आगे आ जाएगा, बोरोन पीछे आ जाएगा, यहां आ जाएगा बेरिलियम। समझ में आया? अपने जस्ट बगल वाले से। फिर कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन और आगे आ जाएगा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। समझ में आया? तो रटेगा तो कटेगा। हाँ जी, 9वां इसी तरीके से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसमें बता दो अब। तो वही बात, जिस तरीके से बेरिलियम में पूर्णपूरित है, यहां पे भी इस कक्षक पूरा भरा हुआ है, पूर्णपूरित। ये अर्धपूरित और ये पूर्णपूरित। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा? सोडियम का कम, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये पूर्णपूरित है। फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन ये अर्धपूरित, सल्फर से भी ज्यादा। फिर ये क्लोरीन, फिर ये आर्गन।
तो इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, या फिर मैं बोलता हूं विक्रम सर पढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, लिथियम में इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो एक भरा तो पूर्णपूरित, आधा है तो अर्धपूरित। ठीक है, ये कर लो। अब बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। तो फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय। ओके, थैंक यू, जय हिंद।